हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कुछ दिनों से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी कुछ टेक्निकल इश्यूज करके। अब वो टेक्निकल इशू हमारा सॉल्व हो गया। ऑन डेली बेसिस पे अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 13 तक आप उसको अच्छे से कवर अप कर चुके होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 हमारे किसी से डील करता है जर्नल एक्सेप्शन से। जर्नल एक्सेप्शंस होते क्या चीजें, पहले तो हम ये चीज समझेंगे। जर्नल एक्सेप्शंस का मतलब कोई भी आपने ऐसा कुछ एक्ट किया जो ऑफेंस था, उसके लिए आपको गिल्टी नहीं किया जाएगा। क्यों? हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर, हमारे क्रिमिनल लॉ का एक मेन प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी अगर ऑफेंस कमिट हो रहा है, उसके पीछे अगर आपकी गिल्टी इंटेंशन नहीं है, तो उस ऑफेंस के लिए आपको कभी भी चार्ज नहीं किया जाएगा, कभी भी उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। क्यों? अब लॉ के स्टूडेंट हैं, अब जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हैं, आपने मेंजरिया और एक्टर्स जरूर सुना होगा। एक्टर्स का मतलब होता है गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट के पीछे क्या होना चाहिए? गिल्टी माइंड होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंजरिया। और किसी भी ऑफेंस के अंदर अगर आपको किसी भी ऑफेंस के लिए अगर आपको लायबल किया जाता है, तो उससे पहले क्या देखा जाता है? मेंजरिया देखा जाता है। मेंजरिया देखने का मतलब कि आपका गिल्टी माइंड था या नहीं था उस चीज के ऊपर। अब आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिसके पीछे आपकी गिल्टी इंटेंशन थी, फिर तो आपको उस ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाएगा, आपको उस चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसके पीछे कोई आपकी गिल्टी माइंड नहीं था, आपने एक एक्ट किया, आपने वो गुड फेथ में किया, उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं कि आपको किसी सामने वाले बंदे को लॉस करने की, उस केस में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर जनरल एक्सेप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल चलता है एक डॉक्टर और पेशेंट के लिए। अब कोई डॉक्टर है, उसको अपने पेशेंट का इलाज करना है, उसको क्योर करने के लिए उसको पता है कि इस ट्रीटमेंट में, या अगर मैंने इसका ऑपरेट कर दिया इस ट्रीटमेंट में, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है? और वो ट्रीटमेंट कर देता है, उस वजह से उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर ने क्या कर दिया, मर्डर कमिट कर दिया। ऐसा नहीं होगा। क्यों? उसके पीछे उसके गुड फेथ में उसने वो काम किया था, उस पर्सन को क्योर करने के लिए वो काम किया था, ना कि उसकी जान लेने के लिए। हाँ, अगर उसके पीछे उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन होती, उसका कोई गिल्टी माइंड होता, या उसका कुछ मारने का इरादा होता, तो बात अलग थी, तब उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगता। अगर उसने कुछ भी काम गुड फेथ में किया, उसको पता था कि इस एक्ट से सामने वाले की डेथ हो सकती है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन उसने वो ट्रीटमेंट किया, अगर वो मर भी गया किसी रीजन की वजह से, उसकी डेथ भी हो जाए, तो डॉक्टर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। एक इसके तरीके से एक और एग्जाम्पल आता है हमारा एक डॉली इनका पेट्स का। कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा बच्चा जो 7 साल से एज से कम है, अगर वो कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे सामने वाले का कुछ लॉस हो जाता है या सामने वाले की डेथ हो जाती है, तो वो भी जनरल एक्सेप्शन में डाला गया है, उसकी भी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। इस टाइप की सारी चीजें हमारी जनरल एक्सेप्शन में आती हैं। वन बाय वन हम सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे बहुत इजीली। क्लियर? अब आपको मेंजरिया और एक्टर्सरिया का मतलब में समझ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इतनी सी बात, यहाँ तक की बात समझ आ गई ना, तो पूरा जर्नल एक्सेप्शन आपका इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर सारे का सारा हमारा जर्नल एक्सेप्शन चलता है। क्लियर? अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। अब इतनी चीज हमने एक्टर्सरिया देख लिया, मेंजरिया देख लिया। एक्टर्सरिया और मेंजरिया का एक बेसिक हमारा जो प्रिंसिपल है ना, अब ये जो हमने प्रिंसिपल देखा था, ये प्रिंसिपल हमारा पूरी लॉ के ऊपर काम करता है, जितने हमारे क्रिमिनल है सबके ऊपर ये प्रिंसिपल हमारा काम करता है। इसके लिए एक मैक्सिम है। मैक्सिम क्या कहती है? एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसेसिम मीन्स। इसका क्या मतलब है? एन एक्ट नॉट इटसेल्फ गिल्टी अनलेस द इंटेंशन ऑल्सो। वही चीज जैसे मैं अभी आपको पहले बता के आया हूं कि अगर आपने सिर्फ कोई एक्ट किया, उस एक्ट के लिए आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, जब तक आपके पीछे कोई गिल्टी माइंड ना हो, गिल्टी इंटेंशन ना हो। क्लियर? आपने कोई ऐसा एक्ट किया, आपको पता है कि ये एक्ट से किसी सामने वाले का लॉस हो सकता है, किसी सामने वाले की डेथ हो सकती है, लेकिन उस एक्ट करने के पीछे आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, आपको कोई ऐसे गिल्टी माइंड नहीं था कि मुझे सामने वाले की डेथ खोज करनी है। आपने किसी सामने वाले की बेनिफिट के लिए वो काम किया, या किसी और रीजन से आपने वो काम किया, लेकिन वहां पे आपकी इंटेंशन नहीं थी, उस केस में क्या होगा? आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ये हमारा सारे का सारा जनरल एक्सेप्शन का प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा सारा जनरल एक्सेप्शन के जो सेक्शंस है वो काम करते हैं, सेक्शन नंबर 14 से लेकर 44 तक हो। लेकिन एक चीज है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी गिल्टी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? उसके अलावा अगर आप कोई भी काम करते हो, वो सारे का सारा काम आपका एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑफेंस में नहीं काउंट होगा। क्लियर। लेकिन कुछ सेक्शन हमारे ऐसे हैं बीएनएस के अंदर, हमारी जो आईपीसी थी उसके अंदर कुछ सेक्शन ऐसे थे या कुछ टॉपिक हमारे ऐसे थे, अगर आप उस टाइप का कोई ऑफेंस करते हो, उसके पीछे आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करती, आपकी इंटेंशन सही थी, बेकार थी, आपकी कोई गिल्टी इंटेंशन थी, आपका कोई गिल्टी माइंड था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, कुछ एक्सेप्शन है हमारे मेंजरिया के। किस चीज के एक्सेप्शन है? मेंजरिया के। अब आपका गिल्टी माइंड था या नहीं था, इन केसेस के अंदर आपका गिल्टी माइंड वहां पे काम नहीं करता। कौन कौन सी चीजें हम देखते चलेंगे। अगर कोई हमारा मैटर है डेफामेशन का, डेफामेशन आपको पता है क्या होता है, मानहानि का अगर कोई मैटर है, वहां पे आपकी पीछे इंटेंशन ही देखी जाएगी कि आपका गिल्टी माइंड था या नहीं था। आपने किसी को कुछ बोल दिया जो सामने वाले को डिफेम हो गई, तो डेफामेशन में इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पीछे इंटेंशन क्या थी, सामने वाले को डिफेम करने की थी या नहीं थी, आपने डेफामेशन किया तो चार्जेस लगेंगे। सेकंड है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी तरीके से कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पब्लिक पीस एट लार्ज डिस्टर्ब हो रहा है, तो पब्लिक न्यूसेंस के बीच में आता है। इसके पीछे भी आपकी कोई इंटेंशन नहीं देखी जाएगी कि आपकी क्या इंटेंशन थी। अगर पब्लिक न्यूसेंस हुआ है तो आपके उसके लिए चार्ज किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है किडनैपिंग और अबडक्शन। किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या है, अगर आपने किसी को किडनैप कर लिया, उसके पीछे आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाएगी किस पर्पज से आपने उसको किडनैप किया। क्लियर। आप सोच रहे हो कि भाई उसको मैं किडनैप करके, जो बच्चा है कुछ गरीब घर का बच्चा है, ये इसको ढंग से पाल नहीं पा रहे, मैं ऐसा करूंगा, इसको ले जाता हूं मैं अपने साथ, इसको मैं बढ़िया स्कूल में डलवाऊंगा, बढ़िया खाना पीना खिलाऊंगा, इसका लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं, आपकी इंटेंशन चाहे बहुत अच्छी हो उसमें, आपने उसको गुड फेथ में आपने उसको किडनैप किया हो, लेकिन अगर किडनैपिंग हो चुकी है तो ऑफेंस कमिट हो चुका है, उसके पीछे आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाएगी भाई किस इंटेंशन से हमने उसको उठाया है। क्लियर। लास्ट फोर्थ चीज हमारे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें भी आपकी इंटेंशन का कोई वो नहीं है, अगर आपने कोड ऑफ कंटेम्प्ट किया तो आपको चार्जेस फ्रेम होंगे। इसके बाद हमारे कुछ बीएनएस के हमारे वो सेक्शंस हैं जिसके ऊपर हमारा अप्लाई नहीं होता। वेजिंग वॉर, सेडिशन और काउंटरफिटिंग कॉइन, जो अब करेंसी वगैरह नकली बनाते हैं, नकली कॉइन से करेंसी बनाते हैं, उस सब के ऊपर भी, सेडिशन के ऊपर भी और वेजिंग वॉर के, अगर आप देशद्रोह वगैरह करते हैं उसके ऊपर भी आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाएगी कि पीछे आपकी इंटेंशन क्या थी। आपने अगर ऑफेंस कमिट किया तो किया, बात खत्म। क्लियर। और कुछ हमारे लॉज होते हैं जिसके ऊपर स्टेट स्टिक लाइबिलिटी अप्लाई करता है, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होते, जैसे कि हमारे मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अब जैसे कोई चलान वगैरह का है कि आपने हिट एंड रन नहीं बोलेंगे, जैसे चलान वगैरह आपने ओवर स्पीडिंग वगैरह किया, अब उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या थी, क्या पता आपको अर्जेंसी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया तो आपकी वहां पे लाइबिलिटी बनेगी। क्लियर। इतनी सी चीज है। आई होप आपको मेंजरिया और एक्टजरिया, ये जो हमारा मेन प्रिंसिपल है पूरा जनरल एक्सेप्शंस का, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब एक चीज हम इससे पहले और समझेंगे, क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। अगर जनरल एक्सेप्शंस में कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट करते हो, आप कहते हो कि मुझे इस फैक्ट का नहीं पता था, उस वजह से ये लॉस हो गया, तो वो एक्सक्यूजेबल है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट। अगर आप ये बोलो कि भाई मुझे इस कानून का नहीं पता था कि मेरे इस काम करने की वजह से, या इंडिया में कुछ ऐसा कानून होगा मुझे नहीं पता था, ये एक्सक्यूजेबल नहीं है। क्योंकि जो हमारा कोर्ट है या जो हमारी लॉ है वो ये प्रेजेंट करते हुए चलती है कि जो भी सिटीजन है, चाहे नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर हमारे इंडिया में वो रह रहा है तो उसको इंडियन लॉज का पता होगा। ये प्रिजम्पशन कैसी है मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोर्ट यही प्रिज्यूम करती है, इसके ऊपर ही सारे का सारा हमारा वो चलता है। क्लियर। इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब हम पूरे का जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 14 से लेकर 44 तक। ये सारे प्रिंसिपल आपको वहां पे एज इट इज काम आएंगे, तभी मैंने आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर करवाई। अब आपको आगे पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा। वन बाय वन हम सेक्शन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बीच के डिटेल्स। ठीक है। आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी, अगर आप खुद से पढ़ने बैठे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजीली आप वन बाय वन बेयर लैंग्वेज को बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लोगे। अगर आपको बेयर एक्ट पे थोड़ा सा कमांड हो जाता है ना, तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम निकलने के बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है। अब सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 17
हमारे इकट्ठे पढ़े जाते हैं, सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 17 हमारे इकट्ठे पढ़े जाते हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके दोनों सेक्शन एक ही बारे में क्लियर हो जाए। क्लियर? सेक्शन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, कोई भी ऐसा एक्ट किसी पर्सन ने किया जिसको क्या लगता था कि मैं बाउंड हूं, बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, या तो उसको क्या हुआ, उसको क्या लगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की वजह से, या उसको ऐसा लगा कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं, उसने अगर कोई ऐसा एक्ट किया तो क्या होगा, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका इलेस्ट्रेशन चलता है जो बहुत बारी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें क्या कहता है, कोई सोल्जर है, उस सोल्जर ने अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पे मॉब के ऊपर, मॉब मतलब काफी सारी भीड़ थी, उनके कहने के, अपने सुपीरियर के ऑर्डर के ऊपर उसने उनके ऊपर गोलियां चला दी। गोलियां चलाने की वजह से क्या हुआ, काफी सारे जो बेगुनाह लोग थे उनकी डेथ हो गई, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, काफी सारे लोग मारे गए। तो अब अगर उसने गोली चला दी, उसकी गोली चलाने की वजह से काफी सारे बच्चे मर गए, उसमें काफी सारे लोग मर गए जो बेगुनाह थे, लेकिन इसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी उस सोल्जर की। क्यों? क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था। उसको ये लगता था कि भाई मेरे सुपीरियर ने अगर मुझे बोला है तो मुझे गोली चलानी है, सामने कौन खड़ा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? वो बाउंड बाय लॉ था, अपने सुपीरियर के ऑर्डर पे वो काम कर रहा था, इस केस में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्लियर? यहाँ पे बात हो रही है बाउंड बाय लॉ, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाउंड बाय लॉ। जो हमारा सेक्शन नंबर 17 है वहां पे बात करता है जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है, बात वहां भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की हो रही है, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए थे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट। ठीक है? सेक्शन नंबर 17 में क्या बात हो रही है, जस्टिफाइड बाय लॉ। उसका एक इंपॉर्टेंट इलेस्ट्रेशन चलता है, उसमें क्या चीज कहते हैं, एक मिनट, कि कोई ए जेड पर्सन है, ठीक है, कोई ए पर्सन है, वो क्या देखता है कि जो जेड है ना वो सामने किसी थर्ड पर्सन से लड़ रहा है, ठीक है, किसी सामने थर्ड पर्सन से लड़ रहा है और उसकी मर्डर करने वाला है। ठीक है? जो ए पर्सन होता है वो क्या करता है, जेड को मार पीट के अलग एक जगह ले जाके बंद कर देता है और अथॉरिटीज के सामने उसको दे देता है, मतलब पुलिस वालों के सामने उनको दे देता है कि भाई साहब ये ऐसा कर रहे थे, सामने वाले किसी बंदे को मार रहा था तो मैंने इसको रोक लिया सामने वाले को मारने से। ठीक है? इस केस में क्या होता है, जो जेड पर्सन था वो बाद में क्या कहता है कि सर मैं तो अपने प्राइवेट डिफेंस में उस आदमी को मार रहा था, अगर मैं उसको ना मारता तो वो मुझे जान से मार के चला जाता। तो इस केस में जो ए था जिसने जेड को क्या किया, सीज किया, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगा था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसको ऐसा लगा कि जो जेड पर्सन है वो किसी सामने वाले की डेथ करने वाला है, ऐसा किसी सामने वाले का मर्डर करने वाला है, उस केस में मैंने उसको रोका और उसको आपके पास लेकर आया। अब यहाँ पे ए को क्या लगता था कि भाई जेड मर्डर कर रहा है और अगर कोई एक पर्सन सामने वाले का मर्डर कर रहा है तो उसको रोकना हमारी ड्यूटी बनती है, जो हमें किसने दी हुई है, लॉ ने दी हुई है, जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है? उसको ऐसा लगता था, उसने इस वजह से जेड को रोका। अब उसको नहीं पता था कि जेड अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले को मारना चाह रहा है। क्लियर? क्लियर? ये चीज है। ठीक है? जस्टिफाइड बाय लॉ या बाउंड बाय लॉ। सेक्शन 14 में हमारा बात कर रहा था बाउंड बाय लॉ, 17 में हमारा बात कर रहा है जस्टिफाइड बाय लॉ। वहां पे आपने सुपीरियर के ऑर्डर पे हमने गोलियां चला दी, हमें नहीं पता था सामने कौन है सामने कौन नहीं है, हमने अपना काम कर दिया, बात खत्म। दूसरे केस में क्या था, जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर आपको लग रहा था कि लॉ ने मुझे ये पावर दे रखी है कि अगर कोई सामने वाला आदमी किसी पर्सन को मार रहा है तो उसको बचाना हमारा कर्तव्य है, लॉ ने हमें ये पावर दे रखी है। ठीक है? अब सामने वाला किस पर्पस से उसको मार रहा था वो हमें नहीं पता था, अगर हमने फिर भी ऐसा कुछ काम कर दिया, जेड को हमने उठा के पुलिस वालों को पकड़ा दिया, तो हम इस एक्सेप्शन के अंदर आ जाएंगे। जो आपको इलेस्ट्रेशंस बता के आया मैं सेक्शन नंबर 14 की सोल्जर वाली या सेक्शन नंबर 17 की ए और जेड की मर्डर वाली, ये हमारी 50 बार एग्जाम में आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट इलेस्ट्रेशन है। आपको सेक्शन नंबर भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इलेस्ट्रेशन भी ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? सेक्शन नंबर 14 की एक बी इलेस्ट्रेशन हो रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, ए एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट being ordered by the court of arrest Y and after due inquiry believing Z to Y arrest Z, A has committed no offense। क्या कह रहा है, अब कोई ए पर्सन है वो क्या करता है, एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो किसी कोर्ट का ऑफिसर है, कोर्ट के ऑर्डर कहने पे ना
वो वाई को अरेस्ट करने के लिए जाता है, वाई को अरेस्ट करने के लिए जाता है। अब उसको सामने जेड दिखता है, उसको ये नहीं पता कि ये वाई था, वो जेड को वाई समझ के उसको अरेस्ट कर लेता है। अगर उसने कोर्ट के कहने पे, अब ये क्या था, सिमिलर वही वाला एग्जांपल लेंगे, ऑन द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर, जैसा आपने बोला कि पकड़ के लाओ, हम पकड़ने के लिए गए, हमें ऐसा लगा कि जो सामने वाला वाई पर्सन है वो ही जेड है, हमने उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश कर दिया, लेकिन वो पर्सन वाई नहीं था, वो जेड था। तो इस केस में अगर हमने कुछ भी, हमसे मिस्टेक हो गई, क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, तो यहाँ पे हमारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनी। सेक्शन नंबर 14 और 17 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन नंबर 14 में सिर्फ बात करता है बाउंड बाय लॉ की, सेक्शन नंबर 17 बात करता था जस्टिफाइड बाय लॉ की। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस यही है, वहां पे आप बाउंड थे किसी सुपीरियर के ऑर्डर से, और सेक्शन नंबर 17 में आप जस्टिफाइड थे, कि आपको लगता था कि मेरे पास ये राइट है ये काम करने का, और आपने किया। क्लियर? अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट है, आप वीडियो को दोबारा बैक करो, दोबारा से देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लिया करो, इलस्ट्रेशन वही होता है जो मैं आपको एग्जांपल दे करके आता हूँ, इलस्ट्रेशन पढ़ते ही आपको सारी की सारी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सेक्शन नंबर 14 से रिलेटेड आप केस लॉस लिख सकते हो, आर वर्सेस टॉल्सन, ये वाले केस लॉस हैं, क्वीन वर्सेस प्रिंस, ये दोनों केस लॉस ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में आए हुए हैं, काफी बार रिपीटेड एग्जाम में आते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिसमें आपको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है, वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। क्लियर? इन दोनों केस लॉज को आप नोट डाउन कर लो, सेक्शन के साथ ही नीचे लिख लिया करो थोड़े से स्पेस में, जो भी मैं आपको केस लॉज बताऊं, जो भी मैं आपको मैक्सिम वगैरह बताऊं, वो सब के सब साथ में लिखते हुए चला करो। कल को ये होगा जैसे आप खुद से पढ़ने बैठते हो तो आपको वहीं से साथ के साथ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज है, कितना मैटर इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 किस चीज से रिलेटेड बात करते हैं, एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ इसमें मतलब क्या है इसका। एक्ट ऑफ अ जज, अब जज साहब कोर्ट में बैठे हैं, जज साहब के पास पूरी पावर है जुडिशियली काम करने की, वो किसी भी टाइप का कोई काम करते हैं, कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, अगर उससे सामने वाले बंदे को कोई लॉस होता है, सामने वाले की डेथ हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ने उनको पावर दे रखी है ये काम करने के लिए। ठीक है, इसका एक बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जज साहब ने किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी, किसी को फांसी की सजा दी, उसको लटका दिया गया, बंदा खत्म, मार दिया, डेथ हो गई उसकी, जज साहब के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने पावर के अंदर वो काम कर रहे थे, उनके पास वो पावर थी, वो तभी काम कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, जनरल एक्सेप्शन फॉलो करेगी। क्लियर? अब इसको पढ़ लेते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज और व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which is in good faith he believes to given by him by law। जो पावर उनको लॉ ने दे रखी है और वो गुड फेथ में वो काम कर रहे हैं, उस केस में उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है अगर वो जुडिशियली वर्क कर रहे हैं। क्लियर? जैसा कोर्ट में बैठे हैं, कोई भी ऑर्डर पास करे, उससे सामने वाले को, अगर उसने लॉ के अंदर रहते हुए वो ऑर्डर पास करे, उससे सामने वाले को कोई लॉस हो रहा है, सामने वाले की डेथ हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये चीज है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 क्या बात करता है, एक्ट डन पर्सुएंट टू जज और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, सिमिलर टाइप का कुछ सेक्शन है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वहां पे जज साहब की बात हो रही थी, यहाँ पे ऐसी बात हो रही है कि जज साहब ने किसी को ऑर्डर दिया या कोर्ट के ऑर्डर से अगर कोई पर्सन कोई काम करता है, जैसे हम पीछे वाले एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे हमने फांसी वाला देखा, ठीक है, आपने कई मूवीज वगैरह में देखा होगा, किसी इंसान को जब फांसी दी जाती है तो वहां पे एक हैंगमैन होता है। ठीक है, हैंगमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा इस टाइम। जो हैंगमैन होता है, जो रस्सी को खींचता है उसको लटकाने के लिए, अब डेथ तो वो भी कॉज कर रहा है, लेकिन कर किसके कहने पे रहा है, कोर्ट के ऑर्डर पे, जज साहब के कहने पे। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो जज साहब के कहने पे या कोर्ट के ऑर्डर पे कोई भी काम करता है, उसकी वहां पे कोई लायबिलिटी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जज साहब की कोर्ट की जुरिडिक्शन थी नहीं थी, कोर्ट के पास पावर थी ऑर्डर पास करने की नहीं थी, आपको कोर्ट ने बोला, आपको जज साहब ने बोला, आपकी वहां पे लायबिलिटी खत्म हो जाती है अगर आप उनके कहने पे कोई काम कर रहे हो। क्लियर? अब जो चीज मैंने उसको बोली सेम एज इट इज यहाँ पे वो लिखी हुई है, अब हम उसको पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, nothing which is done in the pursuance of which is warranted by the judgment or the order of the court, if done which leads such judgment or order remains in force
is an offense, notwithstanding the court may have no jurisdiction to pass a judgment or order provided that the person doing the act in good faith believing that the court has jurisdiction. आपने वो काम कोर्ट के ऑर्डर से किया, कोर्ट के कहने पे किया, जज साहब के कहने पे किया, आपको नहीं पता था कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब कोर्ट ने कोई वारंट किया किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, आप गए, आप जाकर उस सामने वाले पर्सन को अरेस्ट करके ले आए उस वारंट के एग्जीक्यूशन पे, बाद में ये हुआ कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी वो वारंट इशू करने की, लेकिन आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो किया है। क्लियर? वही चीज। अब आओ सेक्शन नंबर 17 पे। ये बेसिक सेक्शन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़नी है। वीडियोस में कुछ चीज नहीं समझ आए, वीडियो को दोबारा पीछे करो, दोबारा से देखो, आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। एक चीज हो रहा है, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी फीडबैक है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। वहां से क्या होता है, वीडियो को इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। कुछ भी टॉपिक्स वगैरह होते हैं, आपको अगर किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट में डाल दो, उससे रिलेटेड वीडियोस हम ट्राई करेंगे आपके लिए बनाए जाए, सारे के सारे टॉपिक कवर किए जाए। क्लियर? अब देखो सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 क्या बात करता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ये हमने सेक्शन नंबर 14 के साथ ही पढ़ लिया था। 17 वही बात करता है जस्टिफाइड बाय लॉ की। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन नंबर 18। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। एक्ट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे थे जहां पे आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को हार्म पहुंचाने की या सामने वाले किसी इंसान को मारने की, आपने वो काम कैसे किया, लॉफुल मैनर में किया, लीगली किया, और वो काम कैसे हो गया, एक्सीडेंटली सामने वाले किसी बंदे को उससे हार्म हो गया, तो आपकी वहां पे कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर? अब हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन बताऊंगा जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय एक्सीडेंट और फॉर्च्यून। अब यहाँ पे आप दो चीजें मार्क करते हुए चलना, एक्ट ऑफ एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन एंड नॉलेज। वहां पे आपको क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं होनी चाहिए, आपकी नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए। इन ऑफ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर, आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो, लॉफुल मैनर में कर रहे हो, बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। लॉफुल मीन्स से कर रहे हो और पूरे प्रॉपर केयर एंड कॉशन से कर रहे हो, मतलब पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हो, तो उस केस में अगर कोई एक्सीडेंट होता है जिससे किसी सामने वाले पर्सन को हार्म हो जाता है तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका इलस्ट्रेशन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। एक ऐसा इलस्ट्रेशन है, कोई आदमी है जो ऊपर पेड़ पे बैठ के कुल्हाड़ी काट रहा था, कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था, कुल्हाड़ी का जो हेड था, जो कुल्हाड़ी का ऊपर आयरन का एक मेटल का हिस्सा होता है, वो टूट के कहीं नीचे गिर जाता है, किसी के सिर पे लगता है और उस आदमी की डेथ हो जाती है। इस केस में अगर उस पर्सन की कोई इंटेंशन नहीं थी और उसने पूरे ड्यू केयर एंड इंटेंशन के साथ, केयर एंड कॉशन के साथ वो काम कर रहा था, उस केस में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्लियर? अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई भी जो काफी हाई रेज बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती हैं, तो पूरी सेफ्टी के साथ वहाँ पे काम किया जाता है, वहाँ पे जाला वगैरह लगाया होता है, और जो भी आपके वर्कर वगैरह वहाँ काम कर रहे होते हैं उनकी भी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा होता है। ठीक है, कि जाला वगैरह किसी की ऊपर से अगर कोई चीज गिरे तो किसी को नीचे लगे ना। तो आजकल तो आपने देखा होगा कि उस जो भी बिल्डिंग वगैरह बन रही है उसके बाद बाउंड्री कवर कर देते हैं कि अगर कुछ भी सामान वगैरह गिरता है तो वो अंदर ही रहे, बाहर रोड पे जाते हुए किसी को लगे ना। ठीक है, अगर तो आपने पूरा केयर एंड कॉशन के साथ काम कर रखा है, उसके बावजूद भी किसी को हार्म हो जाता है तो आपकी वहां पे कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब यही एग्जांपल हम लेते हैं। आप ऊपर कुछ काम कर रहे थे, आपको पता है भाई चलती रोड है, और आपने क्या किया, कोई कवर वगैरह नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, आपको पता है कि भाई चलती रोड है, ऊपर से अगर कुछ ईंट भी गिरती है ना तो नीचे किसी को हार्म हो सकता है, ज्यादा हार्म हो सकता है। ठीक है, आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया, और उस केस में अगर किसी को हार्म हुआ कुछ सामान गिरने की वजह से, तो वहां पे आपकी लायबिलिटी बनेगी। क्लियर? सेक्शन के कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको हाईलाइट करते हुए चलो, यही से आपकी क्लियर हो जाएगा। अगर ये चीजें वहां पर थी और उसके बावजूद भी कोई हार्म हो गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या चीज है, जैसे हम एक्ट को पढ़ेंगे, बाय एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं चाहिए, नॉलेज इन डूइंग फॉर लॉफुल एक्ट, आपकी नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे इस एक्ट से सामने वाले की डेथ हो सकती है, और
इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर, आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हो या और लॉफुल मैनर में कर रहे हो, बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। लॉफुल मीन्स के साथ कर रहे हो, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहे हो, उसके बाद भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे किसी पर्सन को हार्म होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कोई लाइबिलिटी वहां पे नहीं है। इसका इलस्ट्रेशन देख सकते हो, वही वाला कुल्हाड़ी वाला इलस्ट्रेशन है जो आपको मैं भी देकर के आया हूँ। बहुत बारी 50 बारी एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके जुडिशरी के एग्जाम्स में भी आता है, आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB के एग्जाम में भी आता है, काफी बारी आया हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रीवियस MCQs में देख सकते हो, जो जो आपको क्वेश्चन में बता के आता हूँ, जो जो केस लॉज आपको बता के आता हूँ, वो सारे आपको एज इट इज हर पेपर के अंदर वहां पे मिलेंगे। क्लियर? हमारे सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है बहुत इस तरीके से हम अपने क्लासेस में पढ़ाते हैं कि एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रोविजन आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि ये आपके एग्जाम में आने वाला है, ये वाला नहीं आने वाला है, ये डेड पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 90 to 95% उसी में से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? ये चीज है। अब YouTube पे हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा कंसाइज तरीके से हम पढ़ा पाते हैं, ट्राई ये किया जाता है कि आपको पूरा अच्छे से एक टॉपिक क्लियर किया जाए, लेकिन वही बात है कि रिस्ट्रिक्शन है, इतनी सी वीडियो में सिर्फ हम इतना ही कवर अप कर पाते हैं, मेन टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाता है। बाकी अगर आपको पूरे डेप्थ में पढ़ना है तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और ज्यादा डेप्थ में और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है जुडिशियल सर्विसेज के लिए या किसी भी लॉ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। क्लियर? इसके बाद है सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 हमारा क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 19 बात करता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे हार्म हो सकता था, लेकिन डन विदाउट अ क्रिमिनल इंटेंशन, आपकी वहां पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, और दूसरे किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए आपने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे छोटा लॉस हो गया। ठीक है? इसमें एक इलस्ट्रेशन चलता है कि इसमें एग्जांपल चलता है बहुत पुराना कि एक शिप पे एक कैप्टन था, कैप्टन शिप को लेके जा रहा था, उसके सामने एक लेफ्ट वाली साइड में छोटी शिप थी जिसमें 3 4 5 6 लोग थे, और एक राइट हैंड साइड पे बड़ी वाली शिप थी या बड़े वाला कार्गो था जिसमें ज्यादा लोग थे, 50 60 70 लोग थे। अब उसके पास क्या ऑप्शन था? अगर तो अपनी शिप को लेफ्ट टर्न में करता है तो वहां से जो 4 5 लोग हैं उनकी डेथ हो जाएगी, अगर वो राइट हैंड साइड करता है तो क्या होगा? जो 50 60 लोग थे उनकी डेथ हो जाएगी। अब इस केस में उसने क्या किया, बड़े हार्म को बचाने के लिए कि जो 50 60 लोग हैं वो ना मरे, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी शिप को कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो छोटी वाली बोट थी वो डूब गई, उसमें जो 4 5 लोग थे वो मारे गए। आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, लेकिन आप एक बड़े हार्म को बचाने के लिए आपने छोटा हार्म कर दिया। क्लियर? एक इसके साथ एक एग्जांपल और चलता है कि एक सोसाइटी में कहीं पे आग लगी हुई थी जहाँ पे काफी सारे घर लाइन में थे, 5 से 10 घर आपके लाइन में थे, हर घर में आग लगती हुई जा रही थी, एक के बाद एक घर में आग लगती हुई जा रही थी, आग फैल रही थी, तो आपने क्या किया, बीच में से 1 या 2 घरों को तोड़ दिया। किस लिए? कि वो आग आगे न बढ़ जाए और ज्यादा लॉस ना करे। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक बड़े लॉस को रोकने के लिए आपने एक छोटा लॉस कर दिया, एक बीच में जो 1 या 2 घर थे आपने उसको तोड़ दिया, इसलिए कि किसी बड़े हार्म को रोका जा सके। क्लियर? अगर आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है और उसके पीछे आपकी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं है, बात वही आ गई मेंजरिया वाली, अगर आपकी वहां पे कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं है तो वहां पे आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। मैं आपको जितने इलस्ट्रेशन बताता हूँ, जितने एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आप उतने ही एग्जाम्पल माइंड में सेट कर लोगे ना, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अभी जो आपको मैं शिप वाला एग्जाम्पल दे के आया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको घर वाला एग्जांपल दिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसके इलस्ट्रेशन में दिए हुए हैं, दोनों के दोनों एज इट इज आपके एग्जांपल इलस्ट्रेशन में। क्लियर? क्लास के बाद देख लिया करो, साथ ही साथ ऐसे मैं पढ़ाता हूँ उसको मार्क करते हुए चला करोगे सर ने क्या क्या चीजें बताई हैं, उसके बाद उसको पढ़ लिया करो। क्लियर? आप देखते हैं सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by the reason of its being done with the knowledge that is likely to cause harm। अब आपने यहाँ पे एक्ट तो किया, जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड को आपने लेफ्ट हैंड साइड मोड़ दिया, अब आपको पता है कि भाई मेरे लेफ्ट हैंड साइड मोड़ने की वजह से ना लॉस हो सकता है, वहां जो लोग आ रहे हैं छोटी बोट में उनकी डेथ हो सकती है, इफ इट इज डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। लेकिन वहां पे आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, आप किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन आप एक बड़े हार्म को रोकने के लिए आप छोटा हार्म करना मजबूरी थी, अब आपको कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा, लेफ्ट लू या राइट लू। टू कॉज हार्म इन अ गुड फेथ,
फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग द अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। क्या करने के लिए? किसी दूसरे हार्म को रोकने के लिए आपने क्या किया, एक छोटा हार्म कर दिया, उस केस में आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, चाहे वो प्रॉपर्टी का कोई लॉस हो रहा था, चाहे किसी पर्सन का लॉस हो रहा था। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो दूसरे वाला एग्जांपल था वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जांपल था। आपने क्या किया, बीच में से एक या दो घर तोड़ दिए। एक या दो घर तोड़ने से क्या हुआ, किसी की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, एक माइनर लॉस हुआ, लेकिन उस वजह से काफी बड़ा लॉस होने से बच गया। क्लियर, ये चीज थी। और पहले वाला एग्जांपल जो पर्सन से रिलेटेड था कि चार लोग जा रहे थे, आपने देखा कि भाई या तो मुझे इन चारों को मारना पड़ेगा, या अगर मैंने अपनी बोट शिप को उस टाइम घुमाया तो वहां 50 से 60 लोग हैं वो मर सकते हैं। एक मेजर हार्म को रोकने के लिए एक माइनर हार्म करना पड़ा। आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, टू प्रिवेंट अदर हार्म आपको वो एक्ट करना पड़ा। क्लियर। अब इसका एक ध्यान देना, इसके साथ ना आपका एक केस लॉ जाता है क्वीन वर्सेस डेडली एंड सेफिन्स का। इसको मिडनाइट केस भी बोलते हैं। सेक्शन 19 को बोला जाता है नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी की जरूरत थी वहां पे। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया शिप वाला, वहां पे क्या तो जरूरत ही तो थी, मेजर हार्म को रोकने के लिए किसी माइनर हार्म को करने की जरूरत पड़ी। वहां माइनर को हमने ऐसा हार्म करना पड़ा जो जरूरी था किसी मेजर हार्म को रोकने के लिए। सिमिलर टाइप का एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी वाले उसमें है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी वाले उसमें है कि भाई ज्यादा पूरी सोसाइटी को आग लग जाती, उससे बढ़िया हमने क्या किया कि आग ना फैले, हमने छोटे वाले घर तोड़ दिए। क्लियर, ये चीज है। अब एक इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ चलता है क्वीन वर्सेस गैडली एंड सेफिन्स। इसको मैग्नाइट केस भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, कुछ लोग जैसे 4 या 5 लोग शिप में जा रहे थे, आई थिंक 4 लोग थे, वो शिप में जा रहे थे। उसमें एक छोटा बच्चा भी था और 3 आई थिंक उसमें बड़े लोग थे। तो वहां पे क्या होता है, वो बोट में कहीं पे गुम हो जाते हैं, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं, और ऐसी हालत हो जाती है कि भूखे ही मर जाएंगे। तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम ना जो छोटे वाले ना इसको मार के खा लेते हैं। अगर हमने इसको ना भी खाया तब भी मर जाएंगे, अगर हम इसको खा लेते हैं एक मर जाएगा, हम तो बच जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ये काम किया, जो छोटे वाला उनका दोस्त है उनको मार के खा गए वो। उसकी वजह से जो तीनों दोस्त थे वो तो बच गए। जब वो जैसे ही कॉर्नर पे पहुंचे, बाद में उनके ऊपर केस चला, तो कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड किया कि यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं थी। ठीक है, आपने देखा कि भाई आपसे कोई कमजोर है, आपने उसको मार के खा गए, तो ये कोई नेसेसिटी नहीं थी। उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा और उनको मर्डर के लिए लायबल किया गया। नेसेसिटी होती तो यहाँ पे ये चीज देखी जाती कि भाई आपने किस वजह से उसको मारा। अब आपने ये देखा कि भाई सबसे कमजोर यही है, हमने इसको मारना सबसे आसान है, हमने उसको मार के अब उसको खा गए। ठीक है, तो यहाँ पे नेसेसिटी वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर। क्वीन वर्सेस गैडली एंड सेफिन्स का मैग्नाइट केस भी बोलते हैं, कई बार मैग्नाइट केस के नाम से ये आपका एग्जाम में आया हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 की बात करते हैं डॉली इनकम। डॉली इनकम का मतलब एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि अगर कोई भी बच्चा जो 7 साल से एज में कम है, अगर वो कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसकी वहां पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है। उसको बिल्कुल यहाँ पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली हुई है लॉ की तरफ से कि अगर वो सामने वाले को डेथ भी कॉज कर दे तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 7 साल से बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है, उसकी माइंड में मेंजरिया मिसिंग होती है। इस क्लास के स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मेंजरिया पढ़ा था। मेंजरिया का मतलब आपकी गिल्टी माइंड होना चाहिए। ठीक है, अब अगर 7 साल का बच्चा है, वो कुछ एक्ट कर रहा है, तो उसका क्या ही गिल्टी माइंड होगा। उसने कुछ एक्ट कर दिया जिससे सामने वाले की डेथ हो गई, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, डॉली इनकैपेक्स। मतलब सामने वाले पर्सन की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो रीजनल समझ पाए कि मैं क्या एक्ट कर रहा हूं और मेरे इस एक्ट करने से किसी को क्या लॉस हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 21। सेक्शन 21 भी बिल्कुल सिमिलर बात करते हैं, डॉली कैपेक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारी बात हो रही थी बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, जो बच्चा 7 साल से कम है। और यहाँ पे हमारी बात हो रही है मोर देन 7 ईयर्स और 12 ईयर्स तक के बच्चे की बात हो रही है कि अगर 7 साल से ऊपर का बच्चा है लेकिन 12 साल से कम है, वो अगर कुछ ऐसा एक्ट करता है तो उसमें उसकी क्या लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि
7 साल से ऊपर और 12 साल से अगर कोई नीचे बच्चा है तो उसके केस में क्या होगा, उस बच्चे की मेंटल कंडीशन देखी जाएगी कि वो रैशनल उस चीज को समझ भी पा रहा है या नहीं पा रहा, कि जो उसने एक्ट किया है उसको वो चीज की नॉलेज है भी या नहीं है, कि उसके क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। अब एक बच्चा है अब एक बच्चा है एक बच्चा है, उस बच्चे ने क्या किया, किसी सामने वाले पर्सन के घर में चोरी वगैरह करी, ठीक है, और चोरी का सामान ले जाकर कहीं बेच दिया। अब अगर तो उसने क्या किया, जो चोरी का सामान बेचा उसको पता था कि भाई 1000-2000 रुपए का सामान है, और वो उसके बदले में जाके क्या ले आया, कुछ 5-7-10 रुपए की चीज ले आया, ठीक है। इस केस में तो ये चीज देखी जाएगी कि भाई उसमें दिमाग नहीं था। अब अगर कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको पता है कि भाई मैंने 2000 रुपए की चीज चोरी करी है, और वो जाकर उसके बदले में 2000 रुपए ला रहा है, ये 1500 रुपए ला रहा है, 1500 ला रहा है, उसको पता है कि भाई चोरी का सामान है और ये इतने में बिक जाएगा, ठीक है, तब तो उसका माइंड एक प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यही चीज देखी जाएगी कि भाई जो भी बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया है, वो इतना रेशनल आंसर, उसका माइंड इतना काम कर रहा है कि उसको समझ आ रहा है कि वो किस टाइप का काम कर रहा है या इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर तो उसको समझ आ रहे हैं तो उसको जुवेनाइल की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, नहीं तो वो भी एक्सेप्शन में आ जाएगा, 7 से 12 साल का बच्चा। एक बार सेक्शन नंबर 21 को भी हम पढ़ देते हैं। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड above 7 year and under the age of 12 year of immature understanding। अगर तो देखो मैच्योर होता फिर तो उसका नॉर्मल जो हमारा जुवेनाइल था उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट चलता है, इसका वैसे ट्रायल चलता। अगर नहीं है तो हम उसको माइनर ही, मतलब एक बच्चा ही समझेंगे जो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 21 में जैसे हमने क्या देखा कि 7 ईयर से ऊपर और 12 ईयर से अंडर वाली की बात हो रही है, यहाँ पे क्या देखी जाएगी, एक मेच्योर अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी कि वो बच्चा इतना कैपेबल है, उसको इतनी चीज समझ आ रही है कि उसके एक्ट करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाएगा। क्लियर। अब इसको देख लेते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द चाइल्ड अबव 7 years of age and under the 12 years of age who has attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and the consequences of the conduct of that occasion। उसका अगर नेचर या कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता है कि भाई क्या हो सकते हैं और वो तब भी एक्ट कर रहा है, तब उसका फिर एज इट इज नॉर्मल ट्रायल किया जाएगा जो हमारा जुवेनाइल ट्रायल होता है। अदरवाइज अगर उसको नहीं पता तो वो एक्सेप्शन में वहां पे फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर बात हो रही है बिलो द एज ऑफ 7 years, वहां पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लॉ ने सीधा बोला हुआ है कोई मर्जी लॉ हो जाए, हमारा बीएनएस है, पॉक्सो है, कोई भी लॉ हो जाए, अगर 7 साल से कम का वो बच्चा है तो जनरल एक्सेप्शन में फॉलो करेगा। उसके लिए हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कि उसका नेचर देखने की जरूरत नहीं है, उसका माइंड की एबिलिटी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं देखना, बस। क्लियर। ठीक है, ये हमारा सेक्शन नंबर 21 तक कंप्लीट हो गया।